हेलो स्टूडेंट्स, हमने लास्ट क्लास में मैंने कुछ आपको होल्डिंग कंपनी के क्वेश्चंस रिकॉर्ड करके सेंड किए थे। शायद 4 या 5 क्वेश्चंस मैंने आपको सेंड किए थे। ठीक है, अब मैं उस होल्डिंग को हम बाद में आगे कंटिन्यू करेंगे। अब हम जो पहले टॉपिक अकाउंट्स में पढ़ चुके हैं उस टॉपिक को हम क्या करते हैं, एक बार रिवाइज करते हैं। अभी तक यूनिवर्सिटी का कोई शेड्यूल आया हुआ नहीं है। मोस्ट प्रोबेबली मई महीने के मिड में या उसके बाद ही एग्जाम होने के चांसेस है, क्योंकि 3 तारीख तक तो लॉकडाउन कंटिन्यू है, 3 मई तक। लेकिन आप घर पर रहकर ही आपकी पढ़ाई चालू रखिए। इसलिए मैं जो हमने अकाउंट्स में कुछ टॉपिक पहले पढ़ चुके हैं उस टॉपिक के 6-7 क्वेश्चंस रिकॉर्ड करके आपको डेली में क्वेश्चंस सेंड करूंगा। ठीक है, आप वो क्वेश्चन का वीडियो देख करके घर में बैठकर उस क्वेश्चन की आप प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो हेडिंग डालिए इंश्योरेंस क्लेम। इंश्योरेंस क्लेम को हम रिवाइज करेंगे। इंश्योरेंस क्लेम। अब इंश्योरेंस जो हमारे बिजनेस की प्रॉपर्टी है, हम वो बिजनेस की प्रॉपर्टी का इंश्योरेंस निकालते हैं। हमारी बिजनेस की जो प्रॉपर्टीज होती है उस प्रॉपर्टी का हम इंश्योरेंस निकालते हैं। बिजनेस की बिल्डिंग हो गई, उसका इंश्योरेंस निकाल सकते हैं। बिजनेस में कोई फर्नीचर है, उसका इंश्योरेंस निकालते हैं। और बिजनेस का जो स्टॉक है, बिजनेस का जो स्टॉक है उसका भी इंश्योरेंस निकाला जाता है। बिजनेस का जो स्टॉक है, मतलब जो गुड्स है, उस गुड्स का भी इंश्योरेंस निकाल सकते हैं। ठीक है, बराबर। जैसे हम हमारी लाइफ का इंश्योरेंस निकालते हैं, यदि हमारे को कुछ हो जाता है तो हमारी फैमिली मेंबर्स को वो इंश्योरेंस का पैसा मिले, बराबर। वैसे ही बिजनेस प्रीमाइसेस में यदि कुछ हो जाता है और वो, या बिजनेस प्रीमाइसेस में आग लग गई और उस वजह से बिजनेस प्रीमाइसेस का स्टॉक या गुड्स यदि जल जाते हैं तो हमारे बिजनेस का तो नुकसान हुआ, बराबर। तो उसका हमें नुकसान भरपाई मिलने के लिए, उसका क्लेम मिलने के लिए हम क्या करेंगे, या हम क्या करते हैं, बिजनेस के गुड्स का इंश्योरेंस निकालते हैं। अब इंश्योरेंस निकालेंगे तो हमें उसका प्रीमियम भरना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं, इंश्योरेंस निकालकर हम उसका प्रीमियम पे करते हैं। आपको याद होगा जब हम कभी भी फाइनल अकाउंट्स पढ़े तो हमें इंश्योरेंस दिया जाता था डेबिट साइड में, बराबर। तो हम उसको P&L के डेबिट में लिखते थे। कहां लिखते थे? P&L के डेबिट में। क्यों? क्योंकि वो बिजनेस का एक्सपेंस था। ठीक, हमने हमारे बिजनेस के गुड्स का इंश्योरेंस निकाला, बराबर। तो अब यदि हमारे बिजनेस प्रीमाइसेस में यदि आग लग गई, गुड्स जल गए और हमने यदि उसका इंश्योरेंस निकाला है तो हम उसकी नुकसान भरपाई मांगने के लिए, मतलब जो हमारा लॉस हुआ उसके लिए हम इंश्योरेंस कंपनी के पास जाएंगे। लेकिन कब जा पाएंगे? यदि हमने इंश्योरेंस निकाला होगा तो जा पाएंगे, तो ही हमें क्लेम मिलेगा, बराबर। तो फिर उस समय इंश्योरेंस कंपनी क्लेम का कैलकुलेशन कैसे करती है, बराबर। क्लेम किस तरीके से मिलता है वो हमें इस टॉपिक में पढ़ना है। ठीक है, क्लियर है। तब सबसे पहले मान लेते हैं कि एक पर्टिकुलर डेट को हमारे बिजनेस प्रीमाइसेस में आग लग गई। ठीक, तो वो हो गया डेट ऑफ फायर। वो क्या हुआ? डेट ऑफ फायर। अब आग लग गई, बराबर। गुड्स जल गए, गुड्स जल गए
तो मैं इंश्योरेंस कंपनी के पास जाऊंगा क्लेम मांगने के लिए। सारे डॉक्यूमेंट्स जो होंगे, पॉलिसी के डॉक्यूमेंट्स, वो ले जाऊंगा इंश्योरेंस कंपनी के पास, बराबर। और इंश्योरेंस कंपनी का जो ऑफिसर है उसको दिखाऊंगा, उनको कहूंगा कि कल रात को मेरे बिजनेस प्रीमाइसेस में आग लग गई है, उसमें मेरे बहुत सारे गुड्स जल गए हैं, मैंने आपके पास से पॉलिसी निकाली है, आप हमें क्लेम दीजिए, बराबर। तो सबसे पहले वो इंश्योरेंस कंपनी का जो ऑफिसर है, इंश्योरेंस कंपनी का जो ऑफिसर है, वो सबसे पहला सवाल हमें ये करेगा, सबसे पहला सवाल ये हमें ये करेगा कि सर जिस दिन आग लगी उस दिन आपके पास कितने का स्टॉक था? जिस दिन आग लगी उस दिन आपके पास कितने का स्टॉक था? मतलब ये पहला सवाल वो क्या पूछेगा कि स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर, मतलब जिस दिन आग लगी उस दिन कितने का स्टॉक आपके बिजनेस प्रीमाइसेस में था। तो हमको उसको बताना पड़ेगा, उसको बताने के लिए पहले हमें निकालना पड़ेगा, बराबर। तो वो स्टॉक कैसे कैलकुलेट किया जाएगा? तो वो स्टॉक फाइंड आउट करने के लिए हमें बनाना पड़ेगा ट्रेडिंग अकाउंट। अब उस ट्रेडिंग अकाउंट को नाम दिया जाता है मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट। उस ट्रेडिंग अकाउंट को नाम दिया जाता है मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट। अब सर मेमोरेंडम क्यों कह रहे हो? मेमोरेंडम इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि वो जस्ट एक इंफॉर्मेशन फाइंड आउट करने के लिए ट्रेडिंग अकाउंट बनाया है। ट्रेडिंग अकाउंट वैसे हम साल के आखिरी में बनाते हैं। वो ट्रेडिंग अकाउंट बनाने के पीछे का ऑब्जेक्ट क्या होता है? उसका ऑब्जेक्ट होता है टू फाइंड आउट द ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस, टू फाइंड आउट ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस। लेकिन ये जो ट्रेडिंग अकाउंट हम बना रहे हैं, इसका मकसद ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस निकालना नहीं है। इसका ऑब्जेक्ट क्या है? इसका ऑब्जेक्ट है टू फाइंड आउट द स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर। क्या ऑब्जेक्ट है? टू फाइंड आउट द स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर, बराबर। इसलिए इसको हम नॉर्मल ट्रेडिंग अकाउंट ना कहते हुए उसे मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट कह रहे हैं। क्लियर है? तो मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट इज प्रिपेयर टू फाइंड आउट द स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर। अब क्वेश्चन में यदि ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो अवेलेबल है तो यही एक अकाउंट बनाकर हमारा काम हो जाएगा। लेकिन यदि क्वेश्चन में ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो अवेलेबल नहीं है, यदि क्वेश्चन में ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो अवेलेबल नहीं है, तो हमें एक बेसिस ट्रेडिंग अकाउंट बनाना पड़ेगा। एक बेसिस ट्रेडिंग अकाउंट बनाना पड़ेगा। तो बेसिस ट्रेडिंग अकाउंट बनाने के पीछे का ऑब्जेक्ट होता है टू फाइंड आउट द ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। लेकिन यदि क्वेश्चन में ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो दिया है, क्वेश्चन में यदि ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो दिया है, तो बेसिस बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है, कोई जरूरत नहीं है। ठीक है? इतना समझ में आया सबको? तो आज हम एक बेसिक क्वेश्चन पढ़ेंगे। जो शीट में आपको शेयर करने वाला हूं, उस शीट में सारे एग्जाम के आए हुए क्वेश्चंस हैं, बराबर। तो वो क्वेश्चंस में पढ़ाता हूं, उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। मैं हर एक टाइप का एक एक क्वेश्चन आपको पढ़ाऊंगा, बाकी के क्वेश्चन आपको घर पर सॉल्व करने हैं। ठीक है? देखिए शीट का पेज नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1, पेज नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1। देखो, a fire occurred on 1st October 2012 in the shop of Mr. Amarnani. तो date of fire is 1st October 2012. 1st October 2012 is the date of fire. मतलब इस दिन बिजनेस प्रीमाइसेस में आग लगी। From the following information, ascertain the amount of claim to be received from the insurance company. इंश्योरेंस कंपनी से कितने का क्लेम मिलेगा वो पूछा है।
अब नीचे वहां पहले पॉइंट में दिया है स्टॉक ऑन 31 मार्च 2012, स्टॉक ऑन 31 मार्च 2012। इसका मतलब यह है कि लास्ट ईयर अकाउंटिंग क्लोज हुई होगी 31 मार्च को, मतलब इसके पहले, डेट ऑफ फायर के पहले लास्ट अकाउंटिंग ईयर ये एंड हुआ होगा 31 मार्च 2012। लास्ट अकाउंटिंग ईयर ये एंड हुआ होगा 31 मार्च 2012 को, और नया अकाउंटिंग ईयर ये स्टार्ट हुआ होगा 1 अप्रैल 2012 को, 1 अप्रैल 2012 को। तो 1 अप्रैल 2012 से 1 अक्टूबर 2012 ये आपका मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट का पीरियड रहेगा। डेट ऑफ फायर is the closing date of memorandum trading account. Date of fire is the closing date of memorandum trading account. ठीक, तो ये हमारे मेमोरेंडम ट्रेडिंग का पीरियड रहेगा। अब जरा क्वेश्चन पढ़कर ये बताओ, क्वेश्चन में कहीं ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो दिया है? दिया है। द एवरेज रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट इज 25% ऑन कॉस्ट। तो अंडरलाइन करो 25% ऑन कॉस्ट को, मतलब ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो अवेलेबल है, बराबर। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो अवेलेबल है तो यहां बेसिस बनाने की आवश्यकता नहीं है, बेसिस बनाने की जरूरत नहीं है। तो लिखिए इन द बुक्स ऑफ मिस्टर अमरनानी, in the books of Mr. Amarnani, memorandum trading account 1st April 2012 to 1st October 2012। सिर्फ मेमोरेंडम बनाना है क्योंकि क्वेश्चन में ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो अवेलेबल है। देखिए क्वेश्चन का पहला पॉइंट, पहले नीचे का पैराग्राफ देख लेते हैं। स्टॉक एट द एंड ऑफ ईच ईयर इज वैल्यूड एट 10% लेस देन कॉस्ट। एवरेज रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट इज 25% ऑन कॉस्ट। द स्टॉक सैल्वेज वाज 20,000, मतलब जो स्टॉक हमने बचा लिया, जलने से बचा लिया, वो है 20,000 का। द गुड्स वाज सम इंश्योर्ड फॉर रुपीज 3 लाख, इसका मतलब हमने 3 लाख रुपए की पॉलिसी निकाली है। ठीक, देखिए स्टॉक ऑन 31 मार्च 2012, स्टॉक ऑन 31 मार्च 2012 मतलब लास्ट ईयर का क्लोजिंग। लास्ट ईयर का क्लोजिंग इस साल का क्या बनेगा? ओपनिंग स्टॉक। तो लिखिए ओपनिंग स्टॉक ट्रेडिंग के डेबिट, इनर में लिखिएगा टू ओपनिंग स्टॉक 2,79,000, 2,79,000। उसके बाद purchases from 1st April 2012 to 1st October 2012, 1st April 2012 to 1st October 2012 मतलब मेमोरेंडम का परचेसेस है, तो मेमोरेंडम ट्रेडिंग के डेबिट। इसके बाद 2 लाइन छोड़कर टू परचेसेस 2,82,000, 2,82,000। उसके बाद wages paid from 1st April 2012 to 1st October 2012, wages expense है, ट्रेडिंग के डेबिट में आता है। लिखो ट्रेडिंग के डेबिट में टू wages 38,000, टू wages 38,000। उसके बाद सेल्स फ्रॉम 1st April 2012 to 1st October 2012, 1st April 2012 to 1st October 2012 मतलब ये मेमोरेंडम का सेल है। तो मेमोरेंडम ट्रेडिंग के क्रेडिट में बाय सेल्स
3,25,000. अब stock at the end of each year is valued at 10% less than cost. Stock at the end of each year is valued at 10% less than cost. मतलब हर साल का जो स्टॉक होता है वो कॉस्ट से 10% कम पर वैल्यू होता है. इसका मतलब पिछले साल का जो क्लोजिंग स्टॉक है जो कॉस्ट पर दिखना चाहिए था वो कॉस्ट से 10% कम पर वैल्यू हुआ. इसका मतलब ये स्टॉक 90 पर वैल्यू है. पिछले साल का क्लोजिंग स्टॉक 90 पर वैल्यूड है. इसका मतलब इस साल का ओपनिंग स्टॉक 90 पर वैल्यूड है. मतलब ये 90 पर दिख रहा है. तो अब 90 के लिए के लिए 2,79,000. तो फिर 100 के लिए कितना? 100 के लिए कितना? करो सब लोग, क्रॉस मल्टीप्लाई करो. 279 कितना आ रहा है? 3,10,000. 3,10,000. अब आप यहां तक समझे? अब आप यदि इस सिचुएशन में इस ट्रेडिंग अकाउंट की तरफ देखोगे तो आपको दो चीजें मिसिंग दिखेगी. एक यहां क्लोजिंग स्टॉक भी नहीं है और यहां ग्रॉस प्रॉफिट भी नहीं है. क्लोजिंग स्टॉक भी नहीं है और ग्रॉस प्रॉफिट भी नहीं है. लेकिन ग्रॉस प्रॉफिट निकाल सको ऐसी इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में है. क्वेश्चन में दिया है द एवरेज रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट इज 25% ऑन कॉस्ट. मतलब आपका जो ग्रॉस प्रॉफिट है वो आपके कॉस्ट के 25% है. बराबर. ग्रॉस प्रॉफिट का रेशो सेल का नहीं है, इसीलिए डायरेक्टली इसका 25% नहीं निकाल सकते. ग्रॉस प्रॉफिट 25% ऑन कॉस्ट बोला है. देखिए कॉस्ट में जब हम प्रॉफिट जोड़ते हैं तब जाकर हमें सेल मिलता है. कॉस्ट में जब हम प्रॉफिट जोड़ते हैं तब जाकर हमें सेल मिलता है. अब प्रॉफिट का परसेंटेज सेल पर है कि कॉस्ट पर है? कॉस्ट पर है. तो कॉस्ट को अज्यूम करो 100. प्रॉफिट उसका कितना परसेंट? प्रॉफिट उसका 25%. तो 100 का 25% मतलब 25. इसका मतलब सेल आएगा 125. सेल आएगा 125. अब इसमें से हमारे क्वेश्चन में क्या अवेलेबल है? कॉस्ट है क्या? नहीं है. प्रॉफिट नहीं है लेकिन सेल अवेलेबल है. सेल कितना है? 3,25,000. मतलब 125 के लिए 3,25,000. तो फिर 25 के लिए कितना? क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो लिखो यहां ग्रॉस प्रॉफिट टू ग्रॉस प्रॉफिट. क्रॉस मल्टीप्लाई 3,25,000 इंटू 25 डिवाइडेड बाय 125. करो सब लोग कैलकुलेट. कितना आ रहा है? 65,000. तो ग्रॉस प्रॉफिट आ गया 65,000. ग्रॉस प्रॉफिट आ गया 65,000. ठीक है. अब जो दो मिसिंग चीजें थी उसमें से एक मिल गया. बराबर. तो अब इस ट्रेडिंग को क्लोज करेंगे. सब लोग क्लोज करो. कितनी आ रही है टोटल? 6,95,000. माइनस 325 3,70,000. 3,70,000. 3,70,000 ये आया क्लोजिंग स्टॉक.
या आया क्लोजिंग स्टॉक, मतलब ये स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर, स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर। समझा सकते हैं यहां तक? अब इसके नीचे लिखिए स्टेटमेंट ऑफ क्लेम, स्टेटमेंट ऑफ क्लेम स्टेटमेंट ऑफ क्लेम, इसमें स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर, स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर 3,70,000। इसमें से जो स्टॉक तुमने जलने से बचा लिया वो माइनस करें, लेस सैल्वेज वैल्यू, सैल्वेज वैल्यू ऑफ स्टॉक। सैल्वेज वैल्यू ऑफ स्टॉक कितना दिया है क्वेश्चन में, चेक करो। सैल्वेज वैल्यू इज 20,000, 3,70,000 का स्टॉक था, उसमें से 20,000 का स्टॉक हमने बचा लिया, मतलब 3,50,000 का स्टॉक हम नहीं बचा पाए, तो इसे मैं कहूंगा स्टॉक डिस्ट्रॉयड बाय फायर, स्टॉक डिस्ट्रॉयड बाय फायर। समझा सबको यहां तक? अब इतना होने के बाद ये चेक करेंगे क्वेश्चन में अमाउंट ऑफ पॉलिसी है क्या, क्वेश्चन में अमाउंट ऑफ पॉलिसी है क्या। तो क्वेश्चन में दिया है, लास्ट लाइन देखो, द गुड्स वाज सम इंश्योर्ड फॉर रुपीज 3 लाख, मतलब 3 लाख रुपए का इंश्योरेंस निकाला, तो अमाउंट ऑफ पॉलिसी इज 3 लाख। अब ये जो अमाउंट ऑफ पॉलिसी है इसको कंपेयर करेंगे स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर के साथ। मैं फिर से बोल रहा हूं, अमाउंट ऑफ पॉलिसी को कंपेयर करेंगे स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर के साथ। स्टॉक डिस्ट्रॉयड बाय फायर के साथ कंपेयर नहीं करना है, स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर के साथ कंपेयर करना है। यही अमाउंट यहां है, बराबर। अब यदि पॉलिसी की अमाउंट कम होगी, पॉलिसी की अमाउंट यदि कम होगी तो एवरेज क्लॉज अप्लाई किया जाएगा, और यदि पॉलिसी की अमाउंट ज्यादा होगी तो ये पूरा क्लेम मिलेगा। फिर से बोलता हूं, पॉलिसी की अमाउंट यदि कम होगी, किससे कम? स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर से कम। यदि अमाउंट ऑफ पॉलिसी, अमाउंट ऑफ पॉलिसी is less than stock on the date of fire, then average clause is applicable. But if amount of policy is greater than स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर, यदि पॉलिसी ज्यादा है तो एवरेज क्लॉज नॉट अप्लीकेबल। ठीक है, अब चेक करो क्वेश्चन में, पॉलिसी की अमाउंट है 3 लाख और स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर है 370, मतलब पॉलिसी की अमाउंट कम है तो यहां एवरेज क्लॉज लगेगा, यहां एवरेज क्लॉज लगेगा। ठीक, तो नीचे लिखिए, इसके नीचे लिखिए, इन अ गिवन क्वेश्चन, इन अ गिवन क्वेश्चन अमाउंट ऑफ पॉलिसी इज लेस देन stock on the date of fire, therefore amount of claim is calculated
by applying average clause, by applying average clause। तो अब नीचे लिखिए amount of claim is equal to stock destroyed by fire upon stock on the date of fire, stock destroyed by fire upon stock on the date of fire into amount of policy, stock destroyed by fire upon stock on the date of fire into amount of policy। तो stock destroyed by fire is 3,50,000, stock on the date of fire is 3,70,000 into amount of policy। अमाउंट ऑफ पॉलिसी कितनी बताई आपने? 3 लाख। कितना आ रहा है? 2,83,000, 2,83,000 784 कर लेते हैं। 3,50,000 डिवाइडेड बाय 3,70,000 इंटू 3 लाख, 2,83,784। मतलब हमने पॉलिसी निकाली थी 3 लाख की, लेकिन हमें क्लेम 3 लाख का नहीं मिलेगा, 2,83,784 का मिलेगा। यहां एवरेज क्लॉज लगा है। एवरेज क्लॉज क्यों लगा? क्योंकि आपके अमाउंट ऑफ पॉलिसी या आपके स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर से कम थी। क्योंकि इंश्योरेंस कंपनी कह रही है आपके पास 3,70,000 का ऑन एन एवरेज स्टॉक है, तो आपने पॉलिसी भी निकालनी चाहिए थी 3,70,000 की, लेकिन आपने पॉलिसी निकाली सिर्फ 3 लाख की। इस वजह से आपको पूरा क्लेम नहीं मिलेगा। समझ में आया? ये क्वेश्चन आप आपके कॉपी में सॉल्व करेंगे। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम आगे कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।